हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स का सॉरी लेक्चर नंबर 3 हम कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लेक्चर 2 कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी यूनिट्स की, तो आप उन प्लेलिस्ट से अपने सारे पीवाईक्यूज जो है वो कर लेना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं सारी पीडीएफ जो है वो फ्रीली अवेलेबल करा रही हूँ। कोई कॉस्ट नहीं है, कोई पैसा ले इस चैनल के थ्रू तो वो मत देना, क्योंकि मैं कोई भी चीज किसी भी चीज कोई भी चीज के लिए मैं पेमेंट नहीं लेती हूँ। सारी चीजें फ्रीली इंस्टाग्राम पे भी नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप जो है इस चीज का फायदा उठाओ और अपना एग्जाम क्लियर करो। मेरा सिर्फ ये मोटिव है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। द राइज इन नॉमिनल स्टॉक ऑफ मनी कोस। अगर नॉमिनल स्टॉक ऑफ मनी में राइज हुआ है तो उससे क्या होगा। देखो, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो ISLM मॉडल से है, आपने पढ़ा भी होगा। और हम सबको पता है जो IS मॉडल है वो हमारा किस मार्केट में काम करता है, वो करता है इंटरेक्शन बिटवीन द गुड्स मार्केट। और LM मॉडल जो है वो क्या करता है, वो देखता है इंटरेक्शंस बिटवीन द मनी मार्केट। और हम सब ने जो है वो डायग्राम देखा होगा, हम सब इकोनॉमिक्स के ही स्टूडेंट है। हम कब से ये डायग्राम जो है वो देखते आ रहे हैं IS और LM का। वाई एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, इंटरेस्ट, और एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, इनकम या फिर GDP या फिर आउटपुट। IS कर्व हमारा नेगेटिवली स्लोप होता है, LM कर्व हमारा पॉजिटिवली स्लोप होता है। और ये मनी मार्केट में डील करता है। और इन्होंने क्या बोला है, नॉमिनल स्टॉक ऑफ मनी अगर हमारा इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब LM कर्व कहाँ शिफ्ट करेगा, राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, और ये बन जाएगा LM1 कर्व। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। LM कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुआ तो अब हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया ये। इससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा और हमारा जो इनकम या आउटपुट या हमारी GDP है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन बी, रिडक्शन इन इक्विलिब्रियम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम रियल इनकम, ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखो, हर एक क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखना है, पोस्ट करना है, खुद से आंसर इसका देखना है और फिर बाद में एक्सप्लेनेशन देखनी है। ठीक है, IS कर्व का पूरा एक फॉर्मूला भी है, और स्टीप IS होगा, फ्लैट IS होगा, वो मैं अभी थर्ड क्वेश्चन होगा शायद यहाँ पे, उसमें मैं आपको समझाऊंगी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने डायरेक्टली बता दिया। नेक्स्ट, ये हमारा प्रीवियस जो हम पेपर कर रहे थे उसका ये क्वेश्चन रह गया था। तो जो क्वेश्चन रह जाते हैं या तो आप बता दिया करो, वरना मैं खुद भी इन चीजों का ध्यान रखती हूँ। ठीक है, नाउ आज हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं कैंसल्ड पेपर। इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैचअप का क्वेश्चन है, NRU नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टाइम इनकंसिस्टेंसी और रेशनल एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, रेशनल एक्सपेक्टेशन हमें पता है, थॉमस सर्जेंट, लुकस इन लोगों ने दिया था। तो डी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ये सबको पता है। तो सी और डी ऑप्शन तो कट गए। इन्फ्लेशन टारगेटिंग किससे रिलेटेड है, JB टेलर से, तो ए का क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट किसने दिया है, मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन। टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम किसने दी है, किनलन एंड प्रेस्कॉट, ऑप्शन 2। 4 1 2 3 ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। मैचअप के क्वेश्चन में ज्यादा टाइम मत लगाना, रिपीटेडली क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं, या तो वन लाइनर में आ जाते हैं फिर वो मैचअप में आ जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैं आपको यहाँ पे कंप्लीटली अच्छे से समझाऊंगी कि IS कर्व कहाँ स्टीप होता है, कहाँ फ्लैट होता है, वो चीजें आप नोट कर लेना अच्छे से। ये आपका काम है कि आपको नोट करना पड़ेगा। पहले मैं फॉर्मूला दे रही हूँ, हालांकि मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकती IS और LM कर्व कि ये पूरा फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ और सारी चीजें कि 4 सेक्टर मॉडल में क्या फॉर्मूला होता है, 3 सेक्टर में क्या होता है, बट मैं आपको डायरेक्टली जो है वो बता देती हूँ। जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए रिवाइज हो जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो प्लीज इन चीजों को याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, अब 4 सेक्टर मॉडल में क्या फॉर्मूला होता है, I इज इक्वल टू इंटरेस्ट इज इक्वल टू C बार माइनस C TA बार लगेगा इनके ऊपर, प्लस I बार प्लस G बार प्लस X बार माइनस M बार, ऑटोनोमस है ये सारी। ठीक है, अपॉन B माइनस Y 1 माइनस C 1 माइनस T प्लस M डिवाइडेड बाय B। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा फॉर्मूला है पूरा का पूरा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन आता है। अब ये जो पर्टिकुलर पूरा एरिया है ना, ये वाला पूरा एरिया, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वर्टिकल इंटरसेप्ट। और इस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या कहते हैं, पूरे को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा ये चीजें। अब इस चीज को हम डिफाइन करते हैं कंप्लीटली, हम फॉर्मूले को शॉर्ट करने के लिए इसे बोलते हैं A बार, ऑटोनोमस है कंप्लीटली। तो फॉर्मूला क्या बनता है, डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन आ सकता है मैचअप में। तो ध्यान रखेंगे, I इज इक्वल टू A बार अपॉन B माइनस स्मॉल b माइनस Y 1 माइनस C, राइटिंग थोड़ी सी बेकार है उसके लिए माफ करना मुझे। 1 माइनस C आज बेकार हो रही है, वैसे मेरी राइटिंग बेकार नहीं है। 1 माइनस C 1 माइनस T प्लस M
डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर शॉर्ट में आ जाए तो ये। अब आपको क्या नोट करना है, ये फॉर्मूला नोट कर लिया होगा। उसके बाद आपको चीजें क्या नोट करनी है, देखो मैं डायरेक्टली बताऊंगी क्योंकि अभी लास्ट टाइम में हमें चीजें फास्ट ट्रैक से रिवाइज करनी है, तो मैं डायरेक्टली बता देती हूँ कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट से राइटवर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, स्टीप होगा, फ्लैट होगा, क्या होगा, तो वो आप नोट कर लेना क्योंकि वहां पे आपसे कोई एक्सप्लेनेशन पूछेगा नहीं। हाँ, जब मैं अच्छे से डिटेल सिलेबस कराऊंगी तो मैं चीजें अच्छे से आपको समझा दूंगी। देखो इस साइड हम लिख लेंगे वेरिएबल्स, ये पूरा चार्ट आप नोट कर लेना। इस साइड हम लिखेंगे स्टीप आईएस और इस साइड हम लिखेंगे फ्लैट आईएस। ठीक है, स्टीप कब होगा, फ्लैट कब होगा, एक सेकेंड, स्टीप और फ्लैट आईएस। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले देखो एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्रीज हो रहा है तो हमारा आईएस जो है वो स्टीप होगा, इंक्रीज हो रहा है तो आईएस हमारा फ्लैट होगा। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर डिक्रीज हो रहा है तो स्टीप आईएस, इंक्रीज हो रहा है तो फ्लैट आईएस। मल्टीप्लायर के बाद अगर हम बात करें एमपीआई, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, मतलब कि इंटरेस्ट सेंसिटिविटी इन्वेस्टमेंट की क्या है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। अगर एमपीआई हमारी डिक्रीज हो रही है तो स्टीप आईएस, इंक्रीज हो रही है तो फ्लैट आईएस। तीनों एक जैसी चीजें याद हो जाएंगी, याद करने के तरीके से ही करवा रही हूँ कि याद भी हो जाए और पता भी ना चले। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एमपीएस की, एमपीसी के अपोजिट है तो वर्क भी अपोजिट करेगा। अगर एमपीएस इंक्रीज हो रहा है तो स्टीप आईएस, डिक्रीज हो रहा है तो फ्लैट आईएस। एमपीएस के बाद अगर हम बात करें एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, स्मॉल टी से हम जिसे डिनोट करते हैं, अगर इंक्रीज हो रहा है तो स्टीप आईएस, डिक्रीज हो रहा है तो फ्लैट आईएस। एमपीएम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, स्मॉल एम, जो ये क्वेश्चन है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो स्टीप आईएस, डिक्रीज हो रहा है तो फ्लैट आईएस। तो इंक्रीज हो रहा है तो स्टीप आईएस, ऑप्शन ए तो सही है। ऑप्शन चूज करने हैं हमें ना इस क्वेश्चन में, हाँ, तो ए, ऑप्शन ए तो हमारा सही है। ये चीजें नोट कर ली। अब मैं आपको राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड भी बता देती हूँ कि राइट वर्ड कब शिफ्ट होता है आईएस का, लेफ्ट वर्ड कब शिफ्ट होता है। ठीक है, आईएस का कर रहे हैं, एलएम का अगले क्वेश्चन में करेंगे। चीजें नोट कर लेना, डायरेक्टली आती हैं तो गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड भी लिख लेते हैं। देखो राइट वर्ड कब शिफ्ट करेगा और लेफ्ट वर्ड कब शिफ्ट करेगा। नाउ ऑटोनोमस कंजम्पशन, चलो मैं पहले जो डिक्रीज एक सारी चीजें होती है ना वो बता देती हूँ। टैक्स और आपका इंपोर्ट, अगर ये दोनों चीजें, टैक्स अगर आपका डिक्रीज हो रहा है तो राइटवर्ड शिफ्ट अच्छा है, इंपोर्ट डिक्रीज हो रहा है राइटवर्ड शिफ्ट, टैक्स इंक्रीज हो रहा है लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा यस, और इंपोर्ट इंक्रीज हो रहा है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा यस, क्योंकि इंपोर्ट से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। टैक्स और इंपोर्ट का सेम काम है। उसके बाद चाहे ऑटोनोमस कंजम्पशन हो, चाहे आपकी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो, ये मैंने सी बार आई बार ये लगा रखा था ना, ऑटोनोमस कंजम्पशन हो चाहे आपकी, चाहे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो, चाहे आपकी ट्रांसफर पेमेंट्स हो, चाहे आपके एक्सपोर्ट्स हो, इन सब के इंक्रीज होने से राइटवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज होने से लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्लियर है। अब करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, ये भी सबको पता होगा। एप्रिसिएशन का क्या मतलब है, $1 अगर $1 अगर आज 50 का है तो $1 अब कितने का हो गया, एप्रिशिएट होने का मतलब क्या है, 40 का हो गया। $1 अगर 50 का है और $1 अब वही 60 रुपए कर रहा है तो वो हमारा क्या हो गया, डेप्रिशिएट हो गया। पूरा कंसेप्ट नहीं बता सकती हूँ, रिवीजन हो जाए बस, इस तरीके से ही बता रही हूँ। तो हम अप्रिशिएट करने से, करेंसी को अप्रिशिएशन करने से एक्सपोर्ट हमारे डिक्रीज होंगे, इंपोर्ट हमारे बढ़ते हैं। और डेप्रिशिएशन से हम सबको पता है कि हम अपनी करेंसी डेप्रिशिएट करते हैं जिससे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े और इंपोर्ट क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन की अगर बात कर लें तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट अगर हाई है तो इनमें से क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहली बात हमें ये पता है आईएस कर्व क्या होगा, स्टीप होगा, तो ऑप्शन ए तो हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद इट विल क्रिएट करेंसी अप्रिसिएशन, नहीं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट का मतलब है ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है, मतलब हमें फॉरेन करेंसी की डिमांड हमारे पास बढ़ रही है, हमें फॉरेन इंपोर्ट के लिए पैसा देना पड़ेगा, तो करेंसी अप्रिशिएट, हमारी करेंसी तो डेप्रिशिएट हो जाएगी। ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। उसके बाद इट विल मेक एलएम कर्व, एलएम कर्व पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो मनी सप्लाई मार्केट में डील करता है। फॉर ईच लेवल ऑफ इनकम इंटरेस्ट रेट मस्ट बी हाई टू अचीव एक्सटर्नल बैलेंस, बिल्कुल सही बात है।
अगर इंपोर्ट्स ज्यादा है तो वो हमारी करंट अकाउंट को क्या करेंगे, वर्सन करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इम्पैक्ट आएगा। और हमें अगर एक्सटर्नल बैलेंस मेंटेन करने हैं तो हमें कैपिटल इनफ्लो की रिक्वायरमेंट है, कैपिटल इनफ्लो की रिक्वायरमेंट है। हायर इंटरेस्ट रेट होंगे तो फॉरेन कैपिटल यहाँ पे क्या होगी, अगर इंडिया में इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा तो फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो होगा ना, और हम उस चीज को क्या कर पाएंगे, इस इंपोर्ट की पेमेंट करने के लिए उस चीज को क्या कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। अच्छे से समझा दूंगी अगर आपको बहुत ज्यादा डाउट है, वरना तो देखो अब लास्ट टाइम में ऐसे ही हो पाएगा, वरना मैं दिसंबर के लिए जब करूंगी तो सब कुछ अच्छे से समझा दूंगी। फॉर ईच लेवल ऑफ इनकम, फिर भी अगर कोई डाउट है तो मैं अलग से क्लास ले लूंगी। फॉर ईच लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट हायर इनकम विल बी जनरेटेड टू अचीव बीओपी इक्वेशन। देखो हायर जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट है वो हमारी इनकम को क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। तो बहुत मुश्किल है कि हम एक्सटर्नल बैलेंस को जो है वो अचीव कर पाए। तो हायर इनकम हमारी जनरेट नहीं कर सकती, इंटरेस्ट रेट हेल्प कर सकता है कि हम बैलेंस को मेंटेन कर सकें। हायर इनकम थोड़ी ना बीओपी इक्वेशन में हेल्प कर पाएगा। तो ऑप्शन ई हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए और डी हमारे क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैचअप का है। देखो इनविजिबल हैंड सबको पता है, एडम स्मिथ से रिलेटेड है। एनिमल स्पिरिट हमें पता है, जेएम केन्स। फिलिप्स कर्व, लर्निंग बाय डूइंग, एरो। इकोनॉमिक्स ऑफ आइडिया क्या है, पॉल रोमर। तो मैच कर लेंगे हम इसे और आप आंसर देख लेंगे क्या होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा मैचअप का था। मोनेटरिज्म की अगर हम बात करें तो मोनेटरिज्म क्या है, एक्सोजीनियस मनी सप्लाई की बात करते हैं, अकोमोडेशंस, हॉरिजेंटल मनी सप्लाई कर्व, स्ट्रक्चरलिस्ट क्या करते हैं, अपवर्ड स्लोपिंग मनी सप्लाई कर्व, और पोस्ट केन्जियन स्कूल्स क्या कर रहे हैं, मनी इज डिमांड डिटरमिन होते हैं। पोस्ट केन्जियन स्कूल ने हमेशा ये बोला है कि मनी जो है वो डिमांड डिटरमिन है, ना कि सप्लाई। देखो जितने भी मैचअप के क्वेश्चन होते हैं ना वो रिपीट होते हैं, तो इनको एज इट इज याद कर लेना, एज इट इज याद कर लेना। एक दो मैचअप भी अगर आपके होंगे तो आपके आंसर जो है वो सही आ जाएंगे। डी सारे सबको पता है, पोस्ट केन्जियन डिमांड साइड, तो डी का आंसर क्या होता है, फोर्थ। दो ऑप्शन आपके यहीं से कट जाने थे, ठीक है। और ए पता है, मोनेटरिज्म एक्सोजीनियस मनी सप्लाई मानी है, तो ए का क्या हो गया, सेकंड। ए का सेकंड, ऑप्शन ए आ गया आंसर। अच्छा स्ट्रक्चरलिज्म और एकोमोडेशन पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है फिलिप्स कर्व वाला टॉपिक, मिस मत कर जाना ये टॉपिक, बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ठीक है। आईएस, एलएम, फिलिप्स कर्व, ये सारे के सारे कंसेप्ट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व इक्वेशन इज गिवन, वो वेज के टर्म में गिवन है हमें ये इक्वेशन, ठीक है। हमने जो इक्वेशन देखी है जनरली वो अलग देखी है। हमने कौन सी इक्वेशन देखी है, हमने एक्चुअल इन्फ्लेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन माइनस एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट माइनस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये वाली इक्वेशन देखी है। लेकिन ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है वो हमें वेज के टर्म में दे रखी है, W इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्लस बीटा P की पावर E। बताती हूँ मैं ये क्वेश्चन, ये है आपका, और इसमें से पूछा है कि इनमें से हमारी कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही है। क्वेश्चन ये ड्रॉप हुआ था, आंसर सही नहीं थे, लेकिन मैं बताती हूँ आपको, एक्सप्लेन करती हूँ कि ये कहना क्या चाहता है। देखो सबसे पहले तो मैं इस इक्वेशन को डिफाइन करूंगी पूरा, क्योंकि इस क्वेश्चन से, इन्फ्लेशन वाले इक्वेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद मैं वेज वाली इक्वेशन डिफाइन करूंगी। सबसे पहले फिलिप्स कर्व, एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व की अगर हम बात करें तो मैं अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो केन्जियन, मोनेट्रिस्ट, न्यू क्लासिकल, तीनों ने इसकी बात की थी। फिलिप्स कर्व क्या कहता है, दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तीनों ने बात की शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में। अगर हम बात करें लॉन्ग रन में, सबने बोला कि देयर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तीनों ने बोला कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में कोई ट्रेड ऑफ नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन केन्स क्या कहते थे, लेकिन सबने शॉर्ट टर्म में अलग अलग अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए। केन्स क्या कहते थे,
एनिमल स्पिरिट पे काम करते थे। बैकवर्ड लुकिंग है इनके जो कंज्यूमर्स हैं वो बैकवर्ड लुकिंग है, ये समझते हैं कि फ्यूचर जो होगा वो भी प्रेजेंट की तरह ही होगा, आज जैसा है कल भी वैसा ही होगा। इनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, स्टेटिक एक्सपेक्टेशंस है कि वही सेम चीजें रिपीट में चल रही हैं। तो उन्होंने बोला कि ट्रेड ऑफ होगा, यस देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन शॉर्ट रन। लेकिन वहीं अगर हम मॉनेटरिस्ट की बात करें तो मॉनेटरिस्ट बात करते थे एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, एडेप्टिव होती हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो एडेप्टिव होती हैं, जबकि जो हमारे न्यू क्लासिकल्स है वो कहते हैं एक्सपेक्टेशंस आपकी रेशनल होती हैं। एक कंज्यूमर सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लेता है, एक कंज्यूमर सारी इंफॉर्मेशन लेता है, उसको सब पता है कि आगे क्या होने वाला है। हाँ वो छोटी मोटी एरर कर सकते हैं बट वो शॉर्ट टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए नहीं। तो उन्होंने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों में बोला कि देयर इज अ yes there is a trade off between inflation एंड अनएम्प्लॉयमेंट। शॉर्ट रन में सिर्फ किसने बोला, केन्स ने। बाकी मोनेटरिस्ट ने कंसेप्ट दिया नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट शॉर्ट रन, और न्यू क्लासिकल ने तो बोला कि शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों में ही कोई ट्रेड ऑफ है ही नहीं। ठीक है, अब अगर हम इस पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व की अगर हम बात करें तो वो पर्टिकुलर इक्वेशन आपको किस बारे में बताती है, वो पर्टिकुलर इक्वेशन कहती है, देखो यस लॉन्ग रन में आपकी जो एक्चुअल इन्फ्लेशन है वो किसके बराबर होगी, आपके एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन माइनस एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट माइनस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये इन्होंने बोला। देखो अगर आपका एक्चुअल इन्फ्लेशन ग्रेटर देन है आपके एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन से, तो इसका मतलब क्या है, आपकी एक्चुअल जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो आपकी कम है आपकी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से। ठीक है, अगर आपकी एक्चुअल इन्फ्लेशन लेस देन है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन से, तो इसका मतलब है आपकी एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट से। तो इस केस में जो पहला केस है कि आपका एक्चुअल इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो इस केस में इकोनॉमी जो है वो एक्सपेंड करेगी क्योंकि एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट कम है, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है। इकोनॉमी यहाँ पे एक्सपेंड करेगी, बूम करेगी। आपके जो है ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, यू माइनस यू एन, इसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, ये भी डायरेक्टली बोल दिया साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, ये फॉर्मूला नहीं दिया। तो अगर इस सिचुएशन में है एक्सपेक्टेड कम है हमारा इन्फ्लेशन, तो उस सिचुएशन में इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर एक्सपेक्टेड ज्यादा है और हमारा जो एक्चुअल इन्फ्लेशन है वो कम है, तो उस इकोनॉमी में उस सिचुएशन में इकोनॉमी जो है वो डाउन टर्न में जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट रिसेशंस जो है वो क्रिएट होंगे। ठीक है, तो ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो फॉर्मूला है जो हमने जनरली देखा है। लेकिन टिपिकली ये ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन वेज की टर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसका क्या मतलब है, एक सेकेंड, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है देखो, वेज इज अ फंक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये वेज इन्फ्लेशन फंक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्लस बीटा। बीटा का क्या मतलब है, द मेजर ऑफ सेंसिटिविटी टू द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। वेज सेंसिटिविटी क्या होगी, इन्फ्लेशन के हिसाब से वेज में क्या क्या चेंजेस आएंगे, इनटू पी की पावर ई, और पी की पावर ई का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, इसका मतलब यही है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। और बीटा का मतलब क्या है, बीटा का मतलब है कि वेज सेटिंग क्या होगी हमारी इन्फ्लेशन के हिसाब से। अब देखो पहली स्टेटमेंट क्या बोली है, अगर बीटा 1 के इक्वल है तो देयर इज अ नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सही बात है। रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस भी यही कहती है कि अगर बीटा 1 है तो इन्फ्लेशन, इसका मतलब क्या है कि वर्कर्स ने इन्फ्लेशन को फुली एंटीसिपेट कर लिया, उनको पता चल गया कि इन्फ्लेशन होने वाला है, तो हम उस हिसाब से अपने क्या करेंगे, वेजेस अपने बढ़वाएंगे, तो कोई ट्रेड ऑफ होगा ही नहीं। फिलिप्स कर्व हमारा वर्टिकल बन जाएगा, कोई ट्रेड ऑफ नहीं आएगा इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में लॉन्ग रन में। अगर बीटा 1 के इक्वल है तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगर बीटा 0 के इक्वल है तो फिलिप्स कर्व वर्टिकल होगा, नहीं होगा। अगर बीटा 0 के इक्वल है तो यहाँ एक्सपेक्टेशन मैटर करती ही नहीं, ये केन्स के शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व को बता रहा है कि हमारा ये शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व डाउनवर्ड जाएगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग सबसे पहला डायग्राम बना के दिखाया था। सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, नहीं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि -1 और 1 के बीच में ही लाई करे। जनरली जो ये बीटा की वैल्यू है वो क्या होती है, पॉजिटिव,
नेगेटिव वेज कोई लेगा क्या, पॉजिटिव ही लेगा ना, तो पॉजिटिव होगी। लेकिन ये एग्जैक्ट रेंज डिपेंड करता है कि हमने क्या असम्पशंस ले रखी है, तो ये बिल्कुल रेस्ट्रिक्टिव नहीं है कि -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, ये भी ऑप्शन गलत है। बी ग्रेटर देन 0, देन लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व विल बी स्टीपर देन शॉर्ट रन। तो देखो बिल्कुल सही बात है, जब एजेंट्स जो है एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं तो बीटा ग्रेटर देन 0 होती है, हमने देखा अगर 1 के इक्वल है तो कोई ट्रेड ऑफ नहीं होगा। तो एजेंट्स अगर एजेंट्स मतलब जो वर्कर्स है एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं कि हमारा जो बीटा है ग्रेटर देन 1 होगा, सो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा स्टार्टिंग में, लेकिन ओवर द टाइम वो धीरे धीरे एक्सपेक्टेशंस क्या होती जाएंगी, एडजस्ट होती जाएंगी। जो ये कह रहा है एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप कर्व, धीरे धीरे लोग एडजस्ट करेंगे। अब जो हमारा न्यू क्लासिकल है वो तो कहते हैं कि कंज्यूमर होते ही रेशनल है, लेकिन एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व जो है, मोनेटरिज्म जो थ्योरी है वो ये कहती है कि नहीं, धीरे धीरे लोग अडेप्टिव होंगे उस चीज के, धीरे धीरे वो चीजों से अपनी गलतियों से सीखेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग रन में वो जाके वर्टिकल बनेगा, शॉर्ट रन में वो जो है वो ट्रेड ऑफ दिखाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है नाउ, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। केन्स फिलिप कर्व एज्यूम करता है कि बीटा 0 के बराबर होगा, बिल्कुल सही बात है। जो केन्सियन मॉडल है, जो सबसे स्टार्टिंग में हमने बोला, एक्सपेक्टेशंस ना तो एडेप्टिव हैं ना ही बिल्कुल एब्सेंट है, तो इसका मतलब इम्प्लाई क्या करता है कि बीटा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, मतलब स्टेबल होगा, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व यही होगा। तो ऑप्शन ई भी हमारा सही है। तो ए और डी और ई, हाँ डी हमारा सही तो है, गलत क्यों करा मैंने, सही तो कह रहा था कि जब एजेंट्स एक्सपेक्टेशंस फॉर्म कर लेते हैं तो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। ओवर द टाइम हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है वो हम एडजस्ट कर लेते हैं, ओवर द टाइम हम चीजों से सीख लेते हैं, तो लॉन्ग रन में वो जाके वर्टिकल बन जाता है और स्टीपर हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, तो ए डी ई हमारे सही है, ऑप्शन बी। बट ये क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था पेपर में। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजम्पशन से है। ये क्वेश्चन मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझाऊंगी, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है इसके ऊपर वो न्यूमेरिकल बेस भी आ चुका है, तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। देखो सबसे पहले अगर मैं लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस की बात करूं, पहले मैं क्वेश्चन बताती हूँ और फिर हम ऑप्शंस देखेंगे। तो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस की बात करें तो ये फॉरवर्ड लुकिंग कंज्यूमर्स के बारे में बात करता है कि कंज्यूमर हमारा फॉरवर्ड लुकिंग है, आगे के बारे में सोचता है। लाइफ साइकिल कंजम्पशन थ्योरी जो क्या कहती है कि कैसे कोई इंडिविजुअल पर्सन अपनी कंजम्पशन को स्मूथ करता है ओवर द लाइफ टाइम। उसका काम यही होता है कि वो अपनी कंजम्पशन को ओवर द लाइफ टाइम जो है वो स्मूथ कर सके। ठीक है, चाहे वो बोरोइंग करे जब उसकी इनकम कम हो, या फिर वो सेव करे जब उसकी इनकम क्या हो, ज्यादा हो। वेल्थ कंस्ट्रेंट गिवन है कि इतनी वेल्थ है, उसका सिर्फ जो मेन एम होता है ना वो क्या होता है एक कंज्यूमर का, कि वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर सके। हम सबको पता है कि हम एक इंडिविजुअल हैं जो अपनी लाइफ के अर्निंग पीरियड के या तो सबसे बिगिनिंग में कम कमाते हैं या बिल्कुल एंड में आ जाते हैं, तब हम कम कमा पा रहे होते हैं। ठीक है, मिडिल एज में तो सब कोई ग्रोइंग कर रहा होता है। स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया पैकेज हमारा 3-4 हजार 5 हजार इतने का लगा होगा, और एंड में हमारा कम हुआ होगा। मिडिल एज में हमारा पैकेज ज्यादा होगा, हम ज्यादा कमा रहे होंगे। तो जो हमारी इंडिविजुअल की अर्निंग है लो होती है बिगिनिंग में और एंड में, तो इस टाइम में जो हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो ज्यादा हो रही होती है। ठीक है, मिडल के टाइम में हम जो है वो कमा ज्यादा रहे होते हैं, अर्निंग ज्यादा होती है, लेकिन हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो लेस देन 1 होती है। क्यों? क्योंकि इस वक्त हम सेविंग भी कर रहे हैं, घर वालों को भी देख रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, है ना। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या डिटरमाइन करते हैं कि हम किस बेसिस पे कंजम्पशन करते हैं। हम इस बेसिस पे कंजम्पशन करते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है, हमारी एग्जिस्टिंग नेट वेल्थ क्या है, हमारी प्रेजेंट वैल्यू और करंट वैल्यू क्या है, फ्यूचर या फिर फ्यूचर वैल्यू हमारी क्या है लेबर की। उसी हिसाब से तो हम डिसाइड करेंगे कि हमारी कंजम्पशन क्या है, हमारा रेट ऑफ रिटर्न क्या मिल रहा है कैपिटल पे, हमारी एज क्या है, और लाइफ टाइम कंजम्पशन हमें पैटर्न जो है यहाँ पे लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस ये कहती है कि हमें लाइफ टाइम अपने कंजम्पशन पैटर्न को स्टेबल रखना है। ठीक है, तो करंट इनकम का और करंट कंजम्पशन का कोई लेना देना नहीं है, हमारा एम सिर्फ इतना है कि हम पूरे लाइफ टाइम जो है अपनी कंजम्पशन को क्या रखें, स्टेबल रखें, स्मूथ रखें थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। ये लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस का जो मेन है वो एजेंडा है। अब लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस किसने दी थी आप बताओगे, क्योंकि मैं कंजम्पशन की थ्योरी जो है वो पहले ही मैं क्लास में करवा चुकी हूँ। देखो, और फॉर्मूला यहाँ से क्या आ चुका है कि ये क्या कहते हैं कि लाइफ टाइम कंजम्पशन इज इक्वल टू लाइफ टाइम इनकम, जितना कंज्यूम उतनी इनकम। और ये हम कैसे कैलकुलेट होता है, कंजम्पशन हमारी किस पे डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ ईयर्स हमने कितना कंज्यूम किया है। हम डेथ से लेके बर्थ तक इतना कंज्यूम करते हैं,
और हम जो इनकम अर्न कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं, रिटायरमेंट से लेके जब से हमने अपनी स्टार्ट की है, एट द बिगिनिंग ऑफ जॉब। तो अगर मैं एग्जांपल लूं, देखो किसी पर्सन ने स्टार्ट वर्किंग, उसने 20 साल की उम्र में काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। वर्क किया कब तक, 60 साल की उम्र तक उसने काम किया, रिटायरमेंट हो गई। डेथ कब हो गई उस इंसान की, डेथ हो गई उसकी 70 साल में। तो आप निकालो इस फॉर्मूले के हिसाब से कि क्या इसकी रहेगी, कंजम्पशन क्या रहेगी, मोर एंड लेस जो हम कह रहे हैं ना सेम रहेगी। तो लाइफ टाइम कंजम्पशन इज इक्वल टू लाइफ टाइम इनकम। तो हमारी कंजम्पशन क्या रहेगी, डेथ माइनस बर्थ, कितना हो गया, डेथ हो गई 70 साल में, और कब तक इसने कंज्यूम किया होगा, फ्रॉम द स्टार्टिंग, एक ही हमें एज दे रखी है। और उसके अलावा लाइफ टाइम इनकम उसने कब कमाई होगी, एक तो 60 साल की रिटायरमेंट से लेके 20 साल तक उसने कमाया होगा। 20 साल से उसने कमाना शुरू किया, 60 साल तक उसने कमाया, इतना उसने कमाया, यहाँ तक उसने कंज्यूम किया, मरने तक कंज्यूम करेगा, कंज्यूम तो बाद तक करेगा ना रिटायरमेंट तक। तो कंजम्पशन अपॉन इनकम हमारा क्या निकला, 60 माइनस 20 अपॉन 70 माइनस 20, 40 अपॉन 50, तो कितना आ गया 0.8। ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है तो मैंने आपको बता दिया। अब ऑप्शन क्या कहते हैं, ये देखो क्या बोला, कंजम्पशन इज कांस्टेंट थ्रू द लाइफ स्पैन, बिल्कुल सही बात है, पूरे लाइफ टाइम हमारी कंजम्पशन सेम रहेगी। कंज्यूमर कंज्यूम करेगा मोर वाइल अर्निंग, नहीं, इस टाइम तो इसकी एपीसी क्या होगी, लेस देन 1 होगी, गलत हो गया। ऑप्शन सी, सेविंग कांस्टेंट रहेगी थ्रू द लाइफ टाइम, नहीं, सेविंग की बात नहीं की, पर्सन सेव करेगा जब वो काम कर रहा होगा, और रिटायरमेंट में वो खर्च करेगा, सेव कहाँ करेगा, सेम थोड़ा ना रहेगी, ऑप्शन गलत। रिटायरमेंट कंजम्पशन इज एंटायरली फाइनेंस थ्रू दिस सेविंग, यस, जो उसने पैसा बचाया है काम करते वक्त उसी से ही वो अपने रिटायरमेंट की कंजम्पशन करेगा, बिल्कुल सही बात है। कंजम्पशन कीप्स इंक्रीजिंग विद एज, एज के साथ कंज्यूम करना ज्यादा कर देते कम कर देते हैं, ऑप्शन गलत। ऑप्शन सिर्फ हमारे कौन से सही हैं, ए एंड डी, ये दो ही ऑप्शन हमारे क्या हैं, बिल्कुल सही है। नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उस पे फॉर्मूले पे, हैरोल्ड मॉडल का फॉर्मूला है। इकोनॉमी में हमें बता रखा है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हमारी कितनी है, 12% है। प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल हमारी कितनी है, 25% है। और इनकम हमारी क्या है, 150 बिलियन। हैरोल्ड मॉडल का फॉर्मूला यूज करना है, क्या है, ग्रोथ का, सेविंग अपॉन कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो सेविंग कितनी है, 12%, मतलब 0.12, और कैपिटल आउटपुट रेशियो कितना है, 25%, मतलब 1/0.25, पॉइंट कटाया ऊपर 100, 25 4 सा 100, कैपिटल आउटपुट रेशियो कितना है 4, तो डिवाइडेड बाय 4 हो गया हमारा। तो 0.12 डिवाइड बाय 4, पॉइंट हटाया, नीचे 2 0, सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, 4 4 4 4 4 3 12, 0.03, 0.03 इसका मतलब क्या है, 3%, 0.03% मत टिक करना, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, इसका मतलब 3% है। ऑप्शन ए हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मनी मल्टीप्लायर से रिलेटेड है। क्वेश्चन हमें देखा है, करेंसी दे रखी है 200 बिलियन, डिपॉजिट दे रखे है 400 बिलियन, और रिजर्व्स दे रखे 800 मिलियन, मिलियन में है, ध्यान रखेंगे इस चीज को कि मिलियन में दे रखा है, कहीं जल्दबाजी में गलत कर दो। मनी मल्टीप्लायर हम कैसे निकालेंगे, डिपॉजिट्स प्लस करेंसी अपॉन रिजर्व्स प्लस करेंसी। तो डिपॉजिट्स 400 प्लस करेंसी 200 अपॉन रिजर्व्स कितने, 800 मिलियन, मतलब 0.8 प्लस हमारी करेंसी कितनी है 200, तो कितना हो गया 600 डिवाइडेड बाय 200.8, पॉइंट हटाया ऊपर 10, सॉल्व करेंगे इसे, और ये लगभग आएगा 2.9 के लगभग आएगा। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं था, ड्रॉप हुआ था ये क्वेश्चन। अगर आपको अप्रोक्सीमेट लगाना है तो आप इसके लगा सकते थे, 2.9 है ना, तो 2.4 तो है नहीं, उससे ज्यादा ही है, उससे ज्यादा सिर्फ यही ऑप्शन है, ठीक है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या देखा है, इफ जीडीपी इज दिस द सम ऑफ कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट परचेज इतना, एक्सपोर्ट इतना, इंपोर्ट बताना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, खुद करोगे ये क्वेश्चन। जीडीपी कैसे निकालते हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। आंसर मुझे मेंशन करोगे, क्योंकि मुझे ये चीज देखनी है कि तुम सी ऑप्शन दोगे या डी ऑप्शन दोगे, फिर अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इन टू सेक्टर इकोनॉमी ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें देखा है 50 मिलियन, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है 100 मिलियन। बी हमें दे रखा है
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.5। हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन जो है वो फाइंड करनी है जहां वहां B इज इक्वल टू MPC। हमें क्या बताया, इनकम किसके बराबर होती है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन कैसे होती है, C बार प्लस BY। सॉल्व करेंगे, C बार मिनिमम कंजम्पशन कितनी है 50, ये दे रखा 50 प्लस B 0.5, Y इनकम हमारी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, इनकम इन्वेस्टमेंट 100 मिलियन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, तो Y तो हमें दे ही नहीं रखा 0.5 Y कंजप्शन हो गई, प्लस इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है 100 मिलियन। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा ये, Y इज इक्वल टू 50 प्लस 0.5 Y प्लस 100, तो y माइनस 0.5 बाई 0.5 y इज इक्वल टू 150, y इज इक्वल टू 150 अपॉन 0.5, पॉइंट हटाया ऊपर 10, 5 टू जा, तो ये हो गया 300। ये तो आ गई हमारी इनकम आ गई। अब हमें ये फाइंड आउट करना था, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। इनकम कितनी है 300, कंजम्पशन हमारी कितनी है जो हमने कैलकुलेट की है, क्वेश्चन में गिवन है 50 प्लस डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन ना, कंजम्पशन तो फाइंड आउट करनी है, तो एमपीसी दे रखा है C प्लस इन्वेस्टमेंट कितनी है 100, तो कंजम्पशन हमारी कितनी आ गई 200, तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा सही होगा। कई बार छोटे मोटे क्वेश्चन में ही गड़बड़ हो जाती है। अब आज यहाँ तक करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं कल आपको करवाती हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। कोई भी डाउट हो आप मुझे बताना। चलो ये कर लेते हैं, ये आसान सा है, अरेंज करना है इन बुक्स को, ये क्योंकि ये क्वेश्चन इजी सा है, वो कर लेंगे। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, हम सबको पता है केन्स ने दी थी कब, 1936 में। थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स, थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स कब आई थी, इन द ईयर 1759 में आई थी। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन रिकार्डो की है, कब आई थी 1817 में आई थी। एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन किसकी बुक है, माल्थस की है या नहीं है, 1798 में आई थी। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स कब आई थी, 1867 में आई थी। अरेंज कर लेंगे इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, आंसर बताएंगे। एंड सॉरी थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट है, बट होप आप समझ पाओ, चीजें मैं बेटर करने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर योर सपोर्ट, प्लीज शेयर विद दोस्त हु आर प्रिपेयरिंग, टेक केयर, बाय बाय।